भारत की जो पूरा टोटल क्षेत्रफल है उसमें उसकी क्या भौतिक स्वरूप है, कितने भागों में बटा हुआ है, उसमें क्या क्या है, पहाड़ है, नदियां हैं, क्या है, उन सभी चीजों को अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप में कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जिसका अगर इसको अपन 100% मानते हैं तो 100% में 10.7% में क्या है? उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, 18.6% में सामान्य पर्वत श्रेणियां हैं और 43% में मैदानी भाग है। अब आप कैसे निर्धारित करोगे कि कौन सी श्रेणी जो है उच्च पर्वत श्रेणी और कौन सी सामान्य है? तो उसके लिए एक परिभाषा बनाई गई है कि जो चोटी है, जो पर्वत जो है 2135 मीटर से अधिक ऊंची है, कितनी? 2135 से अधिक ऊंची, वो क्या कहलाएगी? आपकी उच्च पर्वत श्रेणी कहलाएगी। और जो उससे नीची है 305 से 2135 मीटर तक के बीच की रेंज की है, वो क्या कहलाएगी? आपके सामान्य पर्वत श्रेणियां कहलाएंगी। उसके बाद में पठार वगैरह आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो कितने? 305 से 2135 तक क्या हो जाएगी? आपकी सामान्य पर्वत श्रेणियां, जबकि 2135 से ऊंची जो पर्वत श्रेणी वो क्या कहलाती है? आपकी उच्च पर्वत श्रेणियां कहलाती है। और मैदानी भाग कितना है? 43%। ठीक है, मैदानी भाग में आपके जंगल वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, नदियां वगैरह जो होती है, जंगल, ये सभी आ जाएंगे। तो 43% में क्या हो जाएगा? मैदानी विस्तार हो जाएगा और 27.7% क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। 3% तो सिर्फ पहाड़ पठारों के हैं। ठीक है, सबसे पहला अपन ने देखा, सबसे ज्यादा क्या है? आपके पठार है। कितने? 27.7% में। अगर पठारी भाग की बात करें तो अपन 27.7% में क्या है? पठार है। फिर 18.6% में आपके सामान्य पर्वत श्रेणियां हैं। फिर 10.7 में क्या है? उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। फिर जो बचा वो क्या कहलाएगा? मैदानी भाग, जो कि 43% में है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं वो 6 भाग कौन से हैं, 6 कैटेगरीज जिसमें भारत को डिवाइड किया गया। सबसे पहले हो जाएगा उच्च पर्वत श्रृंखला, दूसरा हो जाएगा उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, अगला हो जाएगा तटीय क्षेत्र, फिर हो जाएगा द्वीप क्षेत्र। ठीक है, तो देखो उच्च पर्वत श्रृंखला, हमको पता है कि उच्च पर्वत श्रृंखला जनरली कहां पर मिलेंगी अपन को? उत्तर भारत में, क्योंकि वहीं पर हिमालय है। तो हिमालय की जो रेंज है वही 3135 मीटर की ऊंचाई को जनरली क्रॉस करती है, वही कहलाती है आपकी क्या? उच्च पर्वत श्रेणियां। सामान्य पर्वत श्रेणी आपको जनरली वहीं पर मिलती है। ठीक, तो उच्च पर्वत श्रेणियों में क्या जाएगा? हिमालय श्रृंखला जाएगी। हिमालय श्रृंखला को भी हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। मैंने आपको बताया था हिमालय श्रृंखला जो है जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसी को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला हो जाएगा पश्चिमी हिमालय, दूसरा हो जाएगा पूर्वी हिमालय, तीसरा हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, इसका अपन आगे प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। प्रादेशिक विभाजन का मतलब ये है कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन सा हिमालय है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, फिर अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद नेपाल है, नेपाल के बाद में सिक्किम है, सिक्किम के बाद भूटान, अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जब आप प्रदेश के अनुसार हिमालय का विभाजन करते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान। जब नदियां ऊपर से बहकर आती हैं तो मैदान में आकर वो क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक वो बहुत स्पीड से बह के आती है, लेकिन मैदान में वो अपनी चौड़ाई बढ़ाती है। ठीक है, तो उसके आजू बाजू के जो क्षेत्र होते हैं, वो पूरे जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कहां पर करेंगे? उत्तर के विशाल मैदान में करेंगे। तो उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम के मैदान। ये उत्तरी मैदान में अपने कौन कौन से आ जाएंगे? गंगा यमुना के तट आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपने पूर्वी मैदान में अपने कौन से मेघालय वगैरह के जो तटीय क्षेत्र है वो आ जाएंगे आपके। सॉरी, तटीय क्षेत्र मतलब मैं नदियों के तटीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, है ना। तो पूर्वी मैदान में आपका जो पूर्व की नदियां, उनके जो तटीय भाग उसके वो आ जाएंगे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो बन रहा है मैदानी क्षेत्र वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र हमारे पास 2 है जनरली अगर देखा जाए तो, एक हो जाएगा थार का मरुस्थल, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेकिन उसको अपन ने अभी हिमालय में रख लिया है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे नहीं काउंट कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर क्यों बोल रहा हूँ? जम्मू कश्मीर क्या मरुस्थल है? बताओ, है मरुस्थल, है ना। मैंने पहले भी बताया हूं, मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान नहीं होता, रेगिस्तान बात अलग है। मरुस्थल का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि। जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर वाले क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है। क्या कोई भी वनस्पति या कोई भी जीव वहां पर होता है? कोई भी वनस्पति उगती है क्या? नहीं उगती, मतलब वो अनुपजाऊ हुई है ना। तो एक मरुस्थल कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। एक मरुस्थल अपना कहां पर है? थार के मरुस्थल में। ठीक है, लेकिन यहां पर हम मरुस्थली से सिर्फ रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को हमने उच्च पर्वत श्रृंखला में रख लिया क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। पहली बात तो पठार क्या कहलाता है, उसके पहले अपन ये देखें प्रायद्वीप क्या कहलाते हैं। प्रायद्वीप मैंने पहले भी समझाया है
जब कोई स्थान 3 ओर से जल से घिरा होता है तो वो भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ये भारत का निचला हिस्सा है, इधर अरब सागर है, इधर पे आपकी बंगाल खाड़ी या हिंद महासागर है। ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भूभाग कहलाता है। इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, ठीक है। और पठार क्या होता है? ऐसा पहाड़ जिसकी चोटी मैदानी स्वरूप में होती है, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े मैदान होते हैं, ऊंचाई पर जाकर वहां पर मैदानों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके पठार कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत के जो पठार हैं अपने, है ना, उनकी बात यहां पर हो रही है। तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, यहाँ के पठारों की बात हम करेंगे, ठीक है। फिर तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र तट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वो सारे प्रदेश, वो सारे भूभाग जो समुद्र से लगे हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे तटीय क्षेत्र में। द्वीप समूह, अब ये सारी हो गई मुख्य भूमि, ठीक है। भारत की ये सारा डिस्कशन किसमें करेंगे हम? भारत की मुख्य भूमि में, ठीक है। जो हम पूरा मैप बनाते हैं, ये जो पूरा जो मैप बना हुआ है, इसके ऊपर की बात जब भी करेंगे तो ये भारत की मुख्य भूमि कहलाएगी। लेकिन इसके अलावा ये जो द्वीप बने हुए हैं, ये भारत की मुख्य भूमि से हटकर समुद्र में अलग से बने हुए हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? द्वीप समूह के अंतर्गत अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से 6 विभाजन पूरे भारत के भौतिक स्वरूप के होंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं।